हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपना इस यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पीसीएस से संबंधित आंसर की के रिलेटेड, जिसमें कि हमने 49 क्वेश्चन तक कवर किया था। उसके आगे वाले क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में आसानी नहीं होगा, इसलिए 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। जैसा कि नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 से 11 तक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी आर्टिकल 5 से 11 तक जो है भारतीय संविधान में नागरिकता से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना कोष्टक में हृदय दिया गया है के अंतर्गत शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 2 शहर हैं, जिसमें कि वाराणसी और मथुरा को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें कि आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात वाराणसी और मथुरा दोनों आंसर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि नीचे दिए गए हैं, अर्थात इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण को पढ़ते हुए हमको उसका अनुमान लगाना है कि कथन और निष्कर्ष सही है या गलत है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये तो सही है, इसका कथन सही है। कर तर्क के बारे में हम बात करते हैं। तर्क में कहा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका कारण भी सही है और कथन की जो कथन है वह कारण की सही व्याख्या करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि ये पूछ भी लिया गया, इसका 2.1 प्रजनन दर जो कुल प्रजनन दर निर्धारित की गई है वो 2.1 है, अर्थात 53 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें, जिसमें कहा गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है वो होगी 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है, जैसा कि फ्रेंड्स उसमें 54 तक हम देख चुके थे, इसमें 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो गरीबी का अनुमान लगाया जाता है वह जो है सिरगणना के आधार पर, कैलोरी ग्रहण के आधार पर, पारिवारिक उपभोग के आधार पर, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत प्रिंसिपल दिया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 80 1461 के बाद में जस्टिस सिकरी जो कि इसके चीफ जस्टिस से जो बेंच बैठी थी 13 न्यायाधीशों की, तो इसमें अर्थात ऑप्शन बी में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उसके बाद इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 अनुपात 40 के अनुपात में होती है।
जैसा कि फ्रेंड देखने में दोनों क्वेश्चन सही लग रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है। इस पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन इसके सही लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। जैसा कि आर्टिकल 39 में आप देख रहे हैं, 39A में सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, ये सुमेलित है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही, ये भी सही है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता की बात कही, ये भी सही है। आर्टिकल 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में कहा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे, जिसमें कहा गया है कि पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसका जो मुख्य ऑब्जेक्ट होता है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन को बनाए रखना इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 59। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा है कथन में कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह होगा, अर्थात योग्य होगा। ये पॉइंट तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो महान न्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हौसला 2018 का जो आयोजन किया गया था, ये विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, सही है। और यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं में बच्चे का राष्ट्रीय उत्सव था, ये भी सही है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें। 62 कहा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए तर्क कारण और तर्क कारण का है, जिसमें कहा गया कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, तो सही बात है। रीजन क्या दिया गया, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, ये भी सही है। लेकिन ये इसका जो बात करें व्याख्या की, तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे कि ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा। तो भारत जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है प्राप्त करने का, 2024 तक प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, कारण निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। वो हमेशा सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक 109(10) से रिलेटेड, संवैधानिक संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक 117, इन सब में जो है ये जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 पे क्या कहा गया, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया। तो मानव विकास सूचकांक ने इसे 2010 में प्रतिस्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से प्राप्त होता है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से, अर्थात 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो 67 में कहा गया है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर और इसकी अगर रीजन की बात करें तो कह रहा है कि NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है, तो ये तो बिल्कुल सही है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात कथन सही गलत है और उसका रीजन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करें तो 68 मिलान करने के लिए, जैसा कि 68 का जो प्रावधान किया गया है 61 का, वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। उसके बाद ये जो आर्टिकल 67 ख है, ये जो है आपका उपराष्ट्रपति को हटाने से रिलेटेड है। 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। और जो 94 है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें कि ये ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात 2, 3, 4, 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे बात करते हैं। 69 में क्या कहा गया है, जैसा कि कहा जा रहा है कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत भारत ने 63वां स्थान प्राप्त किया, ये सही है। उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था, ये भी सही है, अर्थात इसका ऑप्शन सी ए और 2 दोनों सही है। 70 नंबर पे बात करें कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से तिरंगा को कब स्वीकार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेशन ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को कितना कर दिया गया, तो इसमें कर दिया गया ऑप्शन नंबर डी 15%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो 73 में ये योजना और उसका वर्ष पूछा गया है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, अर्थात जनधन, ये जन आरोग्य योजना 2018 में आया था। वय वंदना योजना 2017 में आया था। स्वच्छ भारत अभियान 2018 में आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विकास अनुरक्षणी और मूल्यांकन कार्यक्रम जो कार्यपालिका नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, यह प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदार और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। हर क्वेश्चन में नहीं लगा दिया, इसलिए आप लोग नहीं शब्द को ध्यान में रखिएगा। जिसमें कि कहा है कि 18 से 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग इसके पात्र नहीं होंगे। उनका वार्षिक वेतन लेन देन टर्नओवर जो है वो 5.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कहा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य के पात्र नहीं होंगे। उसके बाद डी है कि इसके अंतर्गत 3,000 का मासिक पेंशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर अभी सस्पेंडेंस में है, क्योंकि इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि निधि कार्यक्रम के अंतर नियम में से कौन से कथन सही है। करें निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया जाता है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। तो इसमें क्या है, इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो कह रहा है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्गीकरण का अंश नहीं है। जैसा कि इसमें भी अंश नहीं पूछा, लेकिन हमारे हिसाब से या तो इसका ऑप्शन परिचालन पर्यावरण होगा या सांस्कृतिक पर्यावरण होगा, इसलिए इसको हमने क्रॉस लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए जिनमें कि कथन और कारण का क्वेश्चन है ये भी 79, जिसमें कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सही है, क्योंकि बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिश केंद्रित है। दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 80 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि पारिस्थितिकी
संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का प्रयोग बेनेट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, बेनेट महोदय ने किया था। कह रहे हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक किसने जारी किया था, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सभी है, अर्थात समुद्र का जल बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो रहा है। तो इसमें सभी जो है वैश्विक वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके सभी प्रभाव में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सबसे पहले नाबार्ड की स्थापना हुई थी, सबसे पहले क्या हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, तब नाबार्ड की स्थापना हुई। उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम की स्थापना की गई। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें कि सबसे पहले दी लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। उसके बाद बटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन किया गया। उसके बाद जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन आता है सबसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अर्थात करें कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जुलाई 2015 में किए थे, तो सही है। लेकिन कह रहे हैं कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षण कराना था। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण कराना नहीं था, बल्कि उनको टेक्निकल प्रशिक्षण देना था, मतलब उनको टेक्निकल से अवगत कराना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्या है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? तो इक्ष्वाक वंश के राजाओं को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो करें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोइक अधिकारी निम्नलिखित किससे संबंधित थे? तो जो एग्रोनोमोइक अधिकारी थे ये राजस्व प्रबंधक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी करें। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो अलग समिति ने क्या किया? पोषण के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है कि महाजनपद और राजधानी को सुमेलित कीजिए, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं कि मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, अस्मक की राजधानी पोतन थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इसमें जो है सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा जाता है। कथन क्या है? करें हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, सही है। रीजन क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। दोनों सही, कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण इसमें दोनों सही, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 94 की बात करें क्वेश्चन नंबर की,
करें गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया था, तो गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था, तो कौन थे, वी.एस. वांककर थे। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, 86 की बात करें तो 86 में कहा गया है कि 20वीं सदी के 80 के दशक में के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विचार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई में कौन महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात नकारात्मक शब्द दिया गया है। तो इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, राजनीतिक विकास और जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्स्थापन है। तो इसमें हमारे हिसाब से जो इसका आंसर होगा वह होगा पर्यावरणीय प्रदूषण, क्योंकि पहले के जो 80 के दशक की बात कर रही है, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको सस्पेंस में छोड़िए। अभी आयोग द्वारा देखिए इसका क्या आंसर टिक किया जाता है, लेकिन हमने इसका आंसर बी टिक किया हुआ है कि हमारे हिसाब से इसका आंसर बी होगा। अब देखिए आयोग क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि कुछ हड़प्पा कूड़ा स्थल दिए गए हैं और ये किससे रिलेट होते हैं उसके बारे में मिलान करना है, जिसमें कि आप देख रहे हैं बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। तो बालू का कोरिलेशन हरियाणा से होता है, मांडा का कोरिलेशन जम्मू कश्मीर से, पांडरी जो है यह गुजरात से रिलेट होता है, हुलास उत्तर प्रदेश से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी से योजना से आच्छादित होते हैं कितने हैं, 12। तो ऐसे 12 शहर हैं उत्तर प्रदेश के जिसको एक स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, कह रहा है कि सुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। बिल्कुल सही। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संबलपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, यानी यहाँ पे धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा की गई, वह प्रतिवेदन था। तो यह जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन था। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हमने केवल 50 से 100 तक चर्चा की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिससे आपको देखने में आसानी नहीं होगी, इसलिए हम 100 से लेकर 150 तक अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी जितने बच्चे हैं सबको हमारे चैनल से बेनिफिट हो और उनके पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।